हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और मेरे वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारे महाजनपदास टॉपिक के ऊपर पे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अब तक में हम लोगों ने 50% से भी प्लस का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आई होप अगर आप लोग मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए अगर नोट्स बना रहे होंगे, आप साथ साथ में बस आपको एक ही काम करना, जो मैंने पढ़ाया उसको बार बार वीडियो जितना हो सके आप उतना देखो, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स। और एक PYQ का आप कोई सा भी ले लो, जैसे मैंने लिया दृष्टि का 2008 से 2025 तक, लेकिन आप लोग को उतना का जरूरी नहीं है। अगर आप लोग 2011 या 2015 से भी शुरू करते हो तो वो सफिशियंट है। बस ये मेरे वीडियो को बार बार देखो, खुद के अगर नोट्स बना रहे हो तो हैंड नोट्स बना, और PYQ जो साथ में सॉल्व करते रहो। अब इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर दैट इज महाजनपदाज, इसके यहीं से शुरू हो जाते हैं मॉडर्न पीरियड। तो आप इसको महाजनपदाज या प्री मॉडर्न पीरियड भी कह सकते। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख ले। तो बुद्धा के समय टोटल 16 महाजनपदास थे। और इसके लिटरेरी सोर्सेज की बात की जाए, इसकी जानकारी सुत्त पिताका की अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भागवती सूत्रा दोनों में ही 16 महाजनपदास की लिस्ट मिलती है। चलिए अब एक एक कर इसके सारे कैपिटल और इसके सिग्निफिकेंस और की इफेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग काशी की बात करी जाए तो इसकी कैपिटल वाराणसी है। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपदास था, क्योंकि ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अब इसके की इफेक्ट की बात की जाए तो गौतम बुद्ध के ऑरेंज यानी कि गेरुआ एंड ब्राउन कलर के क्लोथ्स यही काशी में मैन्युफैक्चर होते थे। अब इसके बाद बात की जाए कौशला की, तो बाउंड्री जो है इसकी वेस्ट में लगती है गोमती रिवर, साउथ में सिंडिका रिवर, और ईस्ट में गंडक, और नॉर्थ में नेपाली हिल्स। और इसकी जो कैपिटल है अयोध्या एंड साकेत है, जो कि सरयू रिवर के किनारे स्थित है। अब इसके बाद बात की जाए अंग की, तो इसका जो ज्योग्राफिकल बैरियर है वो चंपा रिवर अंग और मगध को अलग करती है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये वेल्थ और कॉमर्स यानी कि व्यापार और धन के लिए जाना जाता था। अब इसकी प्रेजेंट लोकेशन की बात की जाए तो आज के समय में ये बिहार के मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में आते हैं। अब इसके बाद बात की जाए मगध की, तो इसकी जो बाउंड्री है नॉर्थ में गंगा रिवर से, वेस्ट में सोन रिवर, ईस्ट में चंपा रिवर, और इसकी जो कैपिटल है वो राजगीर यानी कि जो 5 हिल से घिरा हुआ है वो है। अब इसके बाद बात की जाए व्रिजी या वजी की, तो इसकी जो लोकेशन है वो गंगा के नॉर्थ में लेकर नेपाल हिल्स तक स्थित है। अब इसकी वेस्टर्न बाउंड्री की बात की जाए तो गंडक रिवर इसे मल्लास से अलग करती है। और पॉलिटिकल सिस्टम जो है महावीर और बुद्धा के समय यहाँ नॉन मोनेरिकल यानी कि रिपब्लिकन रूल था यहाँ पे। अब इसके बाद बात की जाए मल्लास की, तो इसकी जो गवर्नेंस है इन पर 500 चीफ्स द्वारा शासन किया जाता था। और इसकी जो कैपिटल है वो 2 कैपिटल थी, एक पावा एंड कुशीनगर। अब इसमें जो स्पेशल नोट आपको नोट जो करनी है, वो पूरे 16 महाजनपदास में से सिर्फ मल्लास और व्रिजी ही ऐसे थे जहां नॉन मोनारिकल यानी कि गणसंघा रूल था। तो ये आप लोगों को एक पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात की जाए छेदी की, तो इसका जो कैपिटल था वो थी सुक्तिमाती। और इसकी लोकेटेड की बात की जाए तो ये ईस्टर्न बुंदेलखंड रीजन में स्थित। अब इसके बाद बात की जाए सूरसेना का, तो इसका जो कैपिटल था मथुरा, जो कि आज के यूपी में है। अब बात की जाए ओल्डेस्ट महाजनपदास ग्रुप कैटेगरी के, तो नोट्स में इन्हें ओल्डेस्ट महाजनपदास के रूप में कैटेगराइज किया गया है। तो अगर आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो हैंड रिटन, तो आप लोग ये लिखना कभी ना भूले। सबसे पहले बात की जाए कुरु की, तो इसकी जो कैपिटल है इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर मेरठ रीजन में। अब इसके बाद बात की जाए पांचाल की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है अक्षेत्र और कामपिल्या। अब मत्स्य की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है विराटनगर, जो कि राजस्थान रीजन में आता है, और ये ओल्डेस्ट महाजनपदास है। अब इसके बाद बात की जाए कम्बोज की, तो इसका कैपिटल राजपुरा अफगानिस्तान वाले रीजन में। अब इसके बाद गांधार की बात की जाए तो इसका कैपिटल टेक्सिला यानी कि अफगानिस्तान के काबुल वैली में। अब नेक्स्ट हमारा आता है अस्मक, इसका जो कैपिटल है वो है पोतना या पोतली। और इसकी लोकेशन की बात की जाए ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस की, तो ये सबसे साउदर्न महाजनपदास था जो गोदावरी रिवर के किनारे स्थित है, यानी कि विंध्या रेंज के साउथ में अकेला महाजनपद। अब इसके बाद बात की जाए अवंती की, तो इसकी जो लोकेशन है वो है सेंट्रल मालवा रीजन में। और इसकी जो साउदर्न कैपिटल थी वो थी महिष्माती, और नॉर्दर्न कैपिटल उज्जैन था। अब बात करते हैं यहाँ पे राइज ऑफ मगध एंड टाइमलाइन की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रगल फॉर हेजेमनी। तो समय के साथ छोटे और कमजोरी किंगडम्स या तो बड़े रूलर्स के सामने झुक गए या धीरे धीरे खत्म हो गए। तो अब बात करते हैं हम लोग मिड 6th सेंचुरी की। तो आखिर में 4 महाजनपदास बचे जो पॉलिटिकल पावर के लिए आपस में लड़े। वो थे कौशला, अवंती, मगध और वत्स। और इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सभी लगभग 100 साल तक आपस में ये सभी 100 साल तक पॉलिटिकल सुप्रीमेसी हेजेमनी के लिए आपस में संघर्ष करते रहे। और इसका जो रिजल्ट रहा, अंत में मगध विजय रहा और नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल एक्टिविटी का मुख्य सेंटर बन गया। अब बात करी जाए मगध महाजनपद वो पावरफुल क्यों बना। मगध जनपद वाई पावरफुल, तो मगध के शक्तिशाली होने का मुख्य रूप से 2 बड़े आधार थे।
एक था हमारा ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और दूसरा था पावरफुल एंड एबल रूलर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिक एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की। तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड था, यानी कि मगध जेनेटिक वैली के अपर और लोअर पार्ट के बीच स्थित था, जिसका जमीन बहुत ही फर्टाइल थी। अब इसके मिनरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो राजगीर के पहाड़ियों में आयरन ओर्स यानी कि लोहा की उपलब्धि थी, जिससे बेहतर हथियार बनाने में मदद की। अब गया के पास कॉपर और आयरन दोनों के डिपॉजिट यहाँ पे मौजूद थे। अब इसके बाद बात की जाए नेचुरल फोर्टिफिकेशन की, तो मगध की कैपिटल 5 पहाड़ियों यानी कि 5 हिल्स के समूह से घिरी हुई थी, जो एक प्राकृतिक फोर्ट यानी कि नेचुरल फोर्ट का काम करती थी, वो ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे बात की जाए इसकी पावरफुल एंड एबल रूलर्स की, तो मगध को आगे बढ़ाने में योग्य शासकों की लंबी श्रेणी थी। तो इसके जो फाउंडर थे वेदरता, इनका जो जिक्र है वो ऋग्वेद में भी मिलता है हमें। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डायनेस्टीज की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले हमारा आता है बृहद डायनेस्टी, इसके बाद प्रेदुता डायनेस्टी, फिर हरियंकाज, यहाँ से राज्य की शुरुआत हुई, फिर शिशुनाग, यहाँ पे एक्सपेंशन या विस्तार हुआ, फिर नंदाज, यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन और विस्तार हुआ, फिर आई यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी यानी कि बैकबोन। तो सबसे पहले हम लोग हरियंकाज डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे बिम्बिसार, और इसके जो स्ट्रेटेजी थी वो हरियंका डायनेस्टी के उत्थान यानी कि मुख्यतः और मिलिट्री एक्सपेंडिशन पर आधारित थे। इसको जो की मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड गेन्स थे, अब आइए वो देखते हैं हम लोग। तो कौशला देवी यानी कि कौशला प्रिंसेस, इनसे विवाह के बदले में काशी रीजन डाउरी यानी कि दहेज के रूप में मिला, जिससे भारी रिवेन्यू प्राप्त। अब इसके बाद चेलना यानी कि लिच्छवी क्लैन ऑफ फ्रिजी या वैशाली की बात की जाए, इनसे विवाह करने से नॉर्दर्न फ्रंटियर सिक्योर हो गया और मगध के एक्सपेंशन नेपाल बॉर्डर की तरफ आसान हो गया। अब बात की जाए मिलिट्री एक्सपेंडिशन एंड अचीवमेंट्स की, तो इसका जो टाइटल था यानी कि बिम्बिसार को श्रेनिया के नाम से भी जाना जाता था। अब स्टैंडिंग आर्मी की यहाँ पे बात की जाए तो ये पहले ऐसे किंग थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी नियुक्त सैन्य डालती थी। अब अंग विजय की बात की जाए तो बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त यानी कि किंग ऑफ अंग को हराया, क्योंकि इससे पहले बिम्बिसार के पिता अंग किंग से हार गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिवेंज लिया। अब अवंती कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो बिम्बिसार ने अवंती के किंग चंद्रगुप्त महासेन यानी कि उज्जैन के साथ युद्ध किया, जो नो रिजल्ट था, लेकिन बाद में उनके साथ अच्छे संबंध बन गए, जैसे कि फिजिशियन जीविका को भेजना। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ओके, अब बात की जाए अजातशत्रु एंड मगध कौशला कॉन्फ्लिक्ट की, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कॉन्टेम्पररी एंड फैमिली लीनेज की। तो बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कॉन्टेम्पररी थे, और दोनों रिलीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्लेम करते थे कि बिम्बिसार उनके सपोर्टर थे। अब फैमिली ट्री एंड ट्रेजेडी की बात की जाए तो बिम्बिसार जो है 544 बीसी से 492 बीसी, और उनकी मदर यानी कि चिलना और अजातशत्रु 492 बीसी से 460 बीसी तक रहे। और यहाँ पे जो सबसे मेन बात है ये वो देखते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी यहाँ पे प्राप्त की थी, इसलिए हरियंका डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु जो है वो अपने ही फादर बिम्बिसार की यहाँ पे मार दिया था। अब अंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अंग को जीतने के बाद बिम्बिसार ने से अपने बेटे अजातशत्रु के वाइस रॉयल्टी के अंतर्गत यहाँ पे रखा था। अब यहाँ पे बात आती है कि वाई मगध एंड कौशला फॉर्ट, ये दोनों क्यों लड़ते थे। तो सबसे पहले जो है इनकी पहले बैकग्राउंड हमें देखनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड ये था कि बिम्बिसार की 2 पत्नियां थी, एक थी कौशला देवी यानी कि कौशला की प्रिंसेस, और दूसरी चेलना यानी कि ब्रिज और वैशाली की। तो अजातशत्रु चेलना के बेटे थे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये रहा कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को मार दिया तो कौशला देवी दुखी हो गई और उनके भाई प्रसेनजीत यानी कि कौशला के किंग ने काशी रीजन को वापस लेने के लिए कदम उठाया। अब इसके आइए देखते हैं यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या रहा। तो अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया और अंत में प्रसेनजीत को अपनी बेटी वसीरा की शादी अजातशत्रु से करनी पड़ी। अब बात की जाए टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, तो अजातशत्रु ने युद्ध में वैशाली को भी हराकर इन्वेड किया। इस तरह मगध एम्पायर का विस्तार काशी और वैशाली दोनों के जुड़ने से यहाँ पे और बड़ा हो गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनोवेशन मिलिट्री वीमेंस की, जो कि वो यूपीएससी के लिए काफी स्पेशल है। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं अजातशत्रु ने युद्ध में 2 बहुत ही प्रसिद्ध और इनोवेटिव हथियारों का प्रयोग किया था। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे राथमशूला, एक ऐसा चैरियोट रथ यानी कि जिसमें गद्दा जुड़ा होता था, जो मास किलिंग यानी कि बड़ी संख्या में हत्या के लिए यूज होता था। दूसरी बात की जाए महाशिलंकतिका, तो एक प्रकार का ये यंत्र जो दुश्मन पर बड़े बड़े स्टोन्स फेंकने में काम आता। अगर आप लोगों ने जैसे बाहुबली मूवी देखा होगा तो इसमें जो स्टोन डाल के जो फेंकते थे ना, वही था। अब इसके बाद बात की जाए रिलीजियस एंड व्यूज एंड स्कल्पचर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले ये लोग क्लेम्स करते थे इनके फॉलोअर्स पे। तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म दोनों क्लेम करते हैं कि अजातशत्रु उनके रिलीजन का फॉलोअर थे। अब जनरल बिलीफ की बात की जाए तो आमतौर पर माना जाता है कि शुरुआत में वो जैनिज्म के फॉलोअर थे और बाद में उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। अब बरहुत स्कल्पचर्स की बात की जाए तो बरहुत के स्तूपों की स्कल्पचर्स में ये दर्शाया गया है कि अजातशत्रु अपने जीवन काल में गौतम बुद्ध से मिले। ओके,
फ्रेंड्स, अब बात की जाए बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि उज्जैन एंड शिशुनाग डायनेस्टी की, तो अजातशत्रु कल्चरल एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन में बात की जाए तो सबसे पहले हमारा था महावामसा रेफरेंस। तो श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा पाली भाषा में लिखी गई हिस्टोरिकल क्रॉनिकल महावामसा के अनुसार अजातशत्रु ने चैत्यास और विहारास बनवाए थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजातशत्रु के ही शासन काल में, जो कि मैंने इससे पहले बताया था 43 BC में राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के आयोजन हुआ था, जिसे उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। अब बात की जाए सक्सेशन एंड एंड ऑफ हरियंकास की, तो लिनेज एंड पेरिसाइड ट्रेंड, तो बिम्बिसार जो 544 से 492 BC तक रहे, और उन्हें जो मारा गया था उन्हें खुद के बेटे अजातशत्रु ने, जो कि 492 से 460 BC तक रहे, और उन्हें मारा गया था उज्जैन, जो कि 460 से 444 BC तक रहे। अब इसके बाद बात की जाए उज्जैन कैपिटल शिफ्ट की, तो उज्जैन ने गंगा और सोन नदी के संगम कॉन्फ्लुएंस पर पाटलीग्राम यानी कि पाटलिपुत्र में फोर्ट बनवाया और कैपिटल शिफ्ट। अब इसकी डिक्लाइन की बात की जाए तो उज्जैन में एक कमजोर शासक साबित हुआ, जिसका फायदा उठाकर शिशुनाग ने मगध पर कब्जा कर लिया। अब शिशुनाग की अगर यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बैकग्राउंड की बात की जाए तो शिशुनाग हरियंका डायनेस्टी के अंतर्गत एक अमात्य यानी कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल या मंत्री थे। चलिए दोस्तों, अब बात की जाए शिशुनाग डायनेस्टी एंड राइज ऑफ नंदास की, तो सबसे पहले हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात की जाए तो उनका जो टाइम पीरियड था वो था 414 BC से 396 BC तक। अब शिशुनाग जो है इन्होंने अवंती को जीता था और कैपिटल को राजगीर से वैशाली में शिफ्ट किया। अब यहाँ पे बात की जाए काल अशोका की, तो काल अशोका जो थे 396 BC से 368 BC तक रहे शिशुनाग के बेटा, और इन्हें काकावरीन के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था। इन्होंने कैपिटल को वापस वैशाली से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से लेकर फोर्थ, सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए आप एक लाइन से इसका मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखा, तो आप लोग एक लाइन से चैप्टर 1 से शुरुआत करना, ताकि ये जो है एक दूसरे से पूरा इंटरलिंक है। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि ये मैंने पढ़ लिया तो वो पढ़ लूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, इसलिए आपको हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ना हो। ओके, अब बात की जाए इनकी ट्रांजिशन टू नंदा डायनेस्टी की, तो काल अशोका के बाद 2 साल के पीरियड में उनके 10 बेटों ने एक के बाद एक शासन किया। शिशुनाग डायनेस्टी के आखिरी किंग महानंदीन थे। महानंदीन की हत्या उनके ही एक शूद्र पत्नी से हुए बेटे ने की थी, जिसका नाम महापद्मानंद था, और यहीं से नंदा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। तो अब बात की जाए नंदा डायनेस्टी यानी कि महापद्मानंद एंड धनानंद की, तो महापद्मानंद 366 BC से 329 BC तक रहे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। एक रात की टाइटल ली थी क्योंकि इन्हें नॉर्दर्न इंडिया के सभी क्षत्रिय डायनेस्टीज के अनरूटेड यानी कि खत्म करने वाला माना जाता था। अब एक छत्र क्या, तो आइए वो देखते हैं। तो इस टाइटल का मतलब है कि इन्होंने पूरी धरती को एक छत्र यानी कि वन अम्ब्रेला के नीचे ला दिया था। इन्होंने कौशला और कालिंगा को जीता था। कलिंगा जीतने के बाद वहां से जिना की इमेज को जो है विक्ट्री ट्रॉफी के तौर पर लाए थे, जिसका जिक्र हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अब बात की जाए दोस्तों वेल्थ एंड चाणक्य एपिसोड की, तो नंदास की ऊपर नंदास की अपार धन दौलत और इनोमस वेल्थ का जिक्र तमिल संगम वर्क अनानुरु में पोइट मामूलनार द्वारा किया गया है। धनानंद का जो टाइम पीरियड देखा जाए तो 329 BC से 321 BC तक रहा। महापद्मानंद के बेटे धनानंद ने एक्सेसिव टैक्स लगाया और चाणक्य का अपमान किया था यहाँ पे। अब चाणक्य जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं पूरे नंदा डायनेस्ट को उखाड़ कर मगध में धर्म स्थापित नहीं कर देता, तब तक अपनी चोटी यानी कि टुफ्ट ऑफ हेयर नहीं बांधूंगा। इस समय नॉर्थ वेस्ट में अलेक्जेंडर का अटैक यहाँ से शुरू हो गया था। अब बात की जाए फॉरेन इन्वेजन यानी कि मिड 6th सेंचुरी BC यानी कि पर्शियन एम्पायर की, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइरस 1 558 BC से 530 BC तक था। तो ये अकामेन एम्पायर के सभी महान कंकरर्स में से एक थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर अटैक करने के लिए साइरस 1 के लिए रास्ता आसान था, क्योंकि वहाँ की छोटी रियासतें जैसे कि गांधार, कंबोज और मदर आपस में ही लड़ते रहती थी। तो साइरस 1 ने पहले ऐसे कॉन्करर थे जिन्होंने इंडिया पर कैंपेन लीड किया और इंटर किए और गांधार एंड कंबोज रीजन को कैप्चर किया। अब बात की जाएगी जियोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक टर्म्स की, तो इंडस रिवर के वेस्ट के सभी इंडियन ट्राइब्स ने इनके सामने सरेंडर कर दिया यानी कि ट्रिब्यूट कर दिया था। अब इंडस रिवर को ऋग्वेद में सिंधु कहा गया है। पर्शियंस ने सिंधु नदी के आसपास या उसके पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद बात की जाए दारियस 1 की, जिसका टाइम पीरियड था 522 BC से 468 BC तक। तो ये साइरस के ग्रैंडसन थे और उन्होंने पंजाब और सिंध को कैप्चर किया था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एम्पायर के अंतर्गत यानी कि 20th सैट्रपी प्रोविंस के रूप में शामिल था। ओके, अब बात की जाए पर्शियन इन्वेजन यानी कि कंटिन्यूएशन एंड इम्पैक्ट की, तो दारियस 1 एंड जेक्सस। अब इसकी बात करते हैं हम लोग नवल एक्सपेडिशन की, तो दारियस 1 के शासन काल में स्काइलस के नेतृत्व में एक नवल एक्सपेडिशन कंडक्ट की गई थी ताकि इंडस रिवर को एक्सप्लोर किया जा सके। अब नेक्स्ट रूलर्स जेरस, जिसका टाइम पीरियड था 465 BC से 456 BC तक, तो इन्होंने अपने इंडियन प्रोविंस का उपयोग अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए किया।
इन्होंने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए ग्रीस में इंडियन इन्फेंट्री और कैवेलरी यानी कि पदयात्री और घुड़सवार सेना को डिप्लॉय किया था, लेकिन ग्रीस में जैक्सस की हार हुई। इस फेल्यूर के बाद आर्केमेनिड्स ने इंडिया में कोई आगे की पॉलिसी यानी कि फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं चला पाए। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन। इसका जो ड्यूरेशन था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया लगभग कि 200 सालों तक पर्शियन कांटेक्ट में रहे, जिससे ट्रेड, रिवेन्यू और सोल्जर्स का आदान प्रदान शुरू हुआ। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो अशोका के मोनोलिथिक पिलर्स, एक ही पत्थर से बने स्तंभ और उन पर बास्की स्कल्पचर्स पर पर्शियन प्रभाव साफ दिखता था। अशोका द्वारा एडिक्ट्स यानी कि अभिलेख या संदेश जारी करने का विचार, जो आइडिया भी यहीं से प्रेरित हुआ। अब इसके स्क्रिप्ट की बात की जाए तो ईरानियन राइटिंग का एक रूप खरस्ती स्क्रिप्ट इस क्षेत्र में पॉपुलर हुई, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। चलिए दोस्तों, अब बात कीजिए अलेक्जेंडर बैकग्राउंड एंड एंट्री इनटू इंडिया की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइमलाइन एंड मोटिवेशन की। तो इनका जो बर्थ एंड रीजन था, अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में मैसिडोनिया में हुआ था और वो 336 बीसी में मैसिडोनिया के किंग बने। 334 बीसी में उन्होंने यूनाइटेड ग्रीस के तहत आगे कदम बढ़ाया। अब अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंडिया की बात की जाए तो ग्रीक ऑथर्स जैसे हेरोडोटस की राइटिंग्स में इंडिया के अपार धन दौलत यानी कि फेबुलस वेल्थ का जिक्र था, जिसने अलेक्जेंडर को यहाँ पे आकर्षित किया आने के लिए। उन्हें लगता था कि इंडिया को जीतने के साथ ही वो दुनिया के ईस्टर्न बाउंड्री को भी जीत लेंगे। यहाँ पे बात करते हैं मार्च थ्रू नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। तो खैबर पास 327 बीसी में अलेक्जेंडर ने खैबर पास के रास्ते हिंदुकुश माउंटेन्स को पार किया और इंडिया की तरफ बढ़े। अब इसके रूट एंड रेसिस्टेंस की बात की जाए तो हिंदू कुश से इंडस रिवर के बीच के ट्राइब्स को हराया। तक्षशिला के किंग आम्भी ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण यानी कि सबमिटेड कर दिया। झेलम और चेनाब के बीच के किंग पोरस के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ। अब हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, आर्मी रिवोल्ट एंड रिट्रीट की। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बैटल ऑफ हाइडेस्पेस यानी कि मई 326 बीसी में। इसकी जो लोकेशन है, ये प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के किनारे हरी के मैदानों में लड़ा गया था। ग्रीक भाषा में झेलम को हाइडेस्पेस कहा जाता है। अब इसका आउटकम क्या रहा, तो पोरस की हार हुई, लेकिन उनके साहस यानी कि करेज और वीरता से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उनके प्रेरित सम्मान दिखाया यानी कि ट्रीटेड हिम जनरसली और उनके राज्य उन्हें वापस सौंप दिया। अब बात की जाए द ब्यास रिवर हाल्ट एंड आर्मी रिवोल्ट की। तो ब्यास रिवर, जब अलेक्जेंडर की सेना ब्यास रिवर तक पहुंची तो सेना ने आगे जाने से साफ मना कर दिया, आर्मी रिवोल्टेड, क्योंकि इसके मुख्य कारण थे लगातार लंबा युद्ध, थकान और दूसरी तरफ मगध में धनानंद की विशाल सेना यानी कि हाथियों की सेना का यहाँ पे डर। अलेक्जेंडर अपनी सेना को मना नहीं पाए और अंततः उन्हें वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा। अब बात करते हैं एक्वायर्ड टेरिटोरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आम्भी को इंदस और झेलम के बीच का क्षेत्र दिया गया। पोरस को झेलम और चेनाब के बीच का एरिया मिला। पंजाब के वेस्ट के बाकी इलाकों में अलग अलग प्रोविंसेस बनाकर वहां ग्रीक गवर्नर्स की नियुक्ति की गई, जिनकी देखरेख के लिए सेल्यूकस निकेटर को प्रमुख बनाया गया। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं अलेक्जेंडर की लाइफ टाइमलाइन चार्ट की। तो 356 बीसी में अलेक्जेंडर का बर्थ मैसिडोनिया में हुआ था। 336 बीसी में वो किंग ऑफ मैसिडोनिया बने थे और 334 बीसी इन्होंने यूनाइटेड ग्रीस के तहत अपने अभियान की शुरुआत की थी। 327 बीसी में इन्होंने खैबर पास को पार करके इंडिया में प्रवेश किया था और रिट्रीट फेज भारत के अनदूर यानी कि ब्यास नदी के पास सेना को विरोध के बाद इनका रिट्रीट वापस का सफर शुरू हुआ। अब इनकी डेथ की बात की जाए तो वापस के दौरान इनकी मृत्यु यानी कि बेबीलोन में हो गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा महाजनपदास या प्री मॉडर्न पीरियड भी आप कह सकते हो, और इसके बाद जो हमारा आएगा दैट इज मॉडर्न पीरियड। तो हम लोगों ने अब 60% से काफी यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर रखा है। एंड वंस अगेन आई से टू ट्रस्ट मी गाइस, आप मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आप पढ़ लो 4 to 5 टाइम्स, प्लस पीवाईक्यू ले लो आप किसी भी लगभग 10 से 15 साल के और साथ में लगा और इसको बार बार 4 to 5 टाइम्स पढ़ो। और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ना कुछ स्टैंडर्ड बुक ना वीडियो, कुछ नहीं देख, क्योंकि मैं ऑलरेडी वाजिराम का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो ये उसके नोट्स है जो 300-400 पेज में वहां सर लिखवा देते, उसको मैंने कंपाइलेशन एकदम छोटे में, प्लस वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक मैंने खुद से पढ़ा और वाजिराम में जो येलो बुक मिलते वो, मतलब 3-4 तरह से मैंने खुद से पढ़ की वीडियो देख के, जो आप कह सकते हो मतलब 500-600 पेज जो पूरा लिखा विखा के सब चीज हो जाता है, मैंने उसको एकदम शॉर्ट में लिखा है और इससे बाहर आपको आएगा ही नहीं आएगा। वो इतनी मतलब मोटी बुक पढ़ने से आप लोगों का कोई फायदा है, उसको मैंने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता वो, और आप लोगों को यूपीएससी निकालना है ना कि यहाँ पे पीएचडी करना है ना टीचर बनना है, तो आप लोग बस यूपीएससी निकालने से मतलब रखो, पूरा बुक पढ़ने का कोई मत। हाँ, आप एक बार रीडिंग कर सकते हो उसे, लेकिन बार बार उसे पढ़ने का आप टाइम ऑफ वेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा ही पता है कि 2 साल इसमें तैयारी लग जाता है। और साथ साथ आप लोग हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ बनाते चलो। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मॉर्निंग पीरियड में, तब तक के लिए जय हिंद।